सदन के अंदर तो इस पर बहस होती रही, लेकिन राजनीतिक गतिविधि संसद के बाहर भी दिखी। तमिलनाडु में चुनाव है और इसी चुनाव के बीच परिसीमन का मुद्दा आया है। आज इसके विरोध में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने काला झंडा फहराकर परिसीमन के प्रस्ताव का विरोध किया। आज संसद में भी डीएमके सांसदों ने काले कपड़े पहने थे। दरअसल विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार डीलिमिटेशन प्रक्रिया के तहत उत्तर भारत और जिन राज्यों में वो मजबूत है वहां सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है, लेकिन सरकार का कहना है कि सीटें अनुपातिक हिसाब से बढ़ रही हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। विपक्ष का यह भी तर्क है कि नए परिसीमन से उत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटों का फासला बहुत बढ़ जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। सरकार का तर्क है कि लोकसभा में जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रतिशत के आधार पर जितना है उतना ही रहेगा। विपक्ष ये भी कह रहा है कि साथ ही इससे दक्षिण भारतीय राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कमजोर होगा। सरकार का कहना है कि इसको उत्तर दक्षिण में बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए। विपक्ष ने यह भी कहा है कि सरकार महिला आरक्षण को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक हित साधना चाहती है। सरकार कह रही है कि 30 वर्षों से यह मामला अटक रहा है, इसलिए 2029 महिलाओं को आरक्षण देने का सही समय है। इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। विपक्ष इस मामले में पीछे हटने के मूड में नहीं है। सोनिया गांधी पहले ही लेख लिखकर ये साफ कर चुकी हैं कि सरकार महिलाओं को आरक्षण देने से ज्यादा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि राहुल गांधी कल इस मामले में एक वीडियो बयान जारी कर चुके हैं। आज सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2023 के बिल का समर्थन किया था, जो अब संविधान का हिस्सा है, लेकिन सरकार का मौजूदा कदम महिला सशक्तिकरण से नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ से प्रेरित है, जिसमें पिछड़ों और दलितों की भागीदारी को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। This government want to completely hijack the constitution protection and they want to put the bill is very clear, sir. The bill, sir. अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुनर्स्थापित करना या ना करना, तो बिल को पुनर्स्थापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। I think you withdraw this bill. Come with a clear-cut concrete idea. Call an all-party meeting. We will give you suggestion how to implement it. We will give you suggestion. Then call an all-party meeting. Don't get the leg purchasing. Then pass the bill unanimously. Otherwise, don't think that you can make everybody fool by introducing all these things. You are cheating the women of this country. कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी, विरोध के आधार हैं। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South rural and other areas the ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. It gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Let me make it very clear. If at all there was anything, even an ounce of injustice that the proposals that the government has brought to the parliament, even if there was an ounce of injustice to the south of India, I as a proud Kannadiga would have been the first to oppose such kind of a proposal. ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है, ये आपकी मंशा है। महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये अब परिसीमन की आपकी ये मंशा है। उस पे आप महिला आरक्षण का आपने एक लेबल लगा दिया है, ढांचा लगा दिया कि महिला आरक्षण को
लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो, आप डिलिमिटेशन। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव। मैंने याद कराना चाहती हूँ पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है, ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। और महोदया, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। वैसे संसद में सभी पार्टियां महिला आरक्षण पर जोरदार बहस कर रही हैं। कल और परसों भी ये जारी रहने वाला है। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उनका सच्चाई से साक्षात्कार करवाना भी जरूरी है। संसद में आज सरकार के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपनी बात रखी। मंथन किया कि आखिर कैसे इस बिल के जरिए संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब बात चुनाव की आती है तो यही पार्टियां कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट देती हैं। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की ही बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल सीटें 294 हैं। अब देखिए किन पार्टियों ने कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसमें सबसे आगे है टीएमसी, जिसने 52 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 17.8% महिला उम्मीदवार हैं। दूसरे नंबर पर लेफ्ट है, जिसने 34 महिलाओं को टिकट दिया है, जिसका प्रतिशत 13.43 है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसने 35 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी 11.9% महिला उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया। चौथे नंबर पर बीजेपी है, जिसने 33 महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है, जो इस लिस्ट में 11.44% के साथ चौथे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल में कम से कम 24 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। इन महिला वोटरों ने ही वर्ष 2021 की विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कड़ी चुनौती से निपटने में ममता बनर्जी की मदद की थी। यही वजह है कि टीएमसी ने सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा। वैसे वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या के मामले में भी टीएमसी आगे है। टीएमसी की 38% सांसद महिलाएं हैं, जो प्रस्तावित 33% की सीमा से 5% ज्यादा हैं।